विलासा कृषि कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आरईओ, आरएचओ, बीएचयू, सीईटी एवं पीएटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको केवल गूगल प्ले स्टोर से विलासा कृषि कोचिंग ऐप डाउनलोड करना है एवं उसमें से अपना मनपसंद कोर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत सारी क्लासेस में देखा होगा कि आपका जो सामना अधिकतर होता है वो किससे होता है, या तो लैटिन वर्ड से होता है या तो ग्रीक वर्ड से। आज आपको थोड़ा सा नया बताते हैं, है ना। आज हमारा टॉपिक है भू परिष्करण यानी कि टिलेज। क्या होता है भू परिष्करण, इसको समझते हैं, है ना। टिलेज क्या होता है या फिर भू परिष्करण, उसी को हिंदी में भू परिष्करण बोला जाता है और इंग्लिश में टिलेज। सॉइल की कंडीशन को आप ध्यान में रख सकते हैं, है ना। सॉइल की कंडीशन अगर नॉर्मली हम देखें तो वो पौधे के बढ़वार के लिए सामान्यतः जो है वो उचित अवस्था में नहीं पाया जाता है ना। तो अगर उसको पौधों को उनके ग्रोथ के लिए उचित अवस्था हम प्रदान करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, टिलेज के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टिलेज जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो एंग्लो सैक्सन वर्ड से लिया गया है। ये एक नया वर्ड आपके सामने आया। हमेशा आपका सामना किससे होता था, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस से। ठीक है, लेकिन टिलेज कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, एंग्लो और सैक्सन लैंग्वेज से। ठीक है, कौन से शब्द से लिया गया है पूछेगा तो टिलियन या फिर टियोलियन, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है क्या, टिलेज। टिलियन या टियोलियन, इन दोनों का मतलब होता है मैनिपुलेट करना। किसको मैनिपुलेट करना, सॉइल को, जिससे कि उनमें पौधों की ग्रोथ क्या हो सके, अच्छे से हो सके। तो टिलियन या फिर टियोलियन शब्द से क्या लिया गया है, टिलेज शब्द। और ये किस भाषा से लिया गया है, एंग्लो या फिर सैक्सन लैंग्वेज से। टिलियन या टियोलियन शब्द का मतलब हमने क्या देखा, पर्टिकुलर सॉइल को मैनिपुलेट करना या उसको प्रिपेयर करना ताकि उस सॉइल में प्लांट की ग्रोथ क्या हो सके, अच्छे से हो सके। समझते हैं भू परिष्करण शब्द का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। भू परिष्करण यानी क्या होता है, खेतों में बुआई और बुआई के बाद फसलों की कटाई तक की जितनी भी क्रियाएं आप करते हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, फसलों के उत्पादन के लिए मृदा की तैयारी से लेकर फसल तैयार करने तक जो क्रियाएं भूमि में की जाती है वही क्रियाएं क्या कहलाती हैं, भू परिष्करण कहलाती हैं। तो इनमें आपको हाइलाइटेड वर्ड्स को याद रखना है। फसलों के उत्पादन के लिए क्या कर रहे हैं, मृदा की तैयारी कर रहे हैं, और फसल तैयार करने तक जो भी क्रियाएं आप करेंगे, चाहे वो जोताई हो या फिर कल्टीवेटर चलाना हो या रोटावेटर चलाना हो, ये सब सारी क्रियाएं किस में आएंगी, भू परिष्करण में आएंगी, यानी कि टिलेज में। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो रोटावेटर चलाएंगे, है ना, जुताई करेंगे, या इंटरकल्चर ऑपरेशन, आपके जितने भी चीज़ें होंगी वो किस में आएंगी, भू परिष्करण में आएंगी। भू परिष्करण के आपने टाइप पढ़े होंगे, प्राथमिक भू परिष्करण भी होता है और द्वितीयक भू परिष्करण भी। प्राथमिक भू परिष्करण हम किसको बोलते हैं, बुआई से पहले जितनी क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा डाउट आता है कि इसमें कल्टीवेटर और हैरो, ये सब चीज़ें जो हैं ये तो किसका पार्ट है, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र का पार्ट है ना। कल्टीवेटर जो है वो किसका पार्ट है, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र का। तो इसको हम आगे देखेंगे आज। भू परिष्करण में क्या आ गया, खेतों की जुताई करना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, या फिर निराई गुड़ाई करना। इसके अलावा और भी क्रियाएं आती हैं, जैसे कि सिंचाई या जल निकास के लिए प्रॉपर नालियाँ बनाना, है ना। इन सब चीज़ों को भी किस में इंक्लूड किया जाता है, भू परिष्करण में ही इंक्लूड किया जाता है। देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य जो होता है भू परिष्करण का, वो होता है भूमि को भुरभुरा बनाना।
जब हम खेतों को जुताई करते हैं हल के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी जो है उसकी ऊपरी सतह क्या होती जाती है, ऊपर की ओर उठती जाती है ना। और मिट्टी कटने के कारण वो धीरे धीरे जो ठोस मृदा होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे ढीली पड़ती जाती है, और ढीली पड़ते पड़ते वो क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। सेकंड है भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाना। जब हम कॉम्पैक्ट सॉइल में जुताई करते हैं, यानी कि जो ठोस मृदा है, चिपका हुआ है, उसमें जब हम जुताई करते हैं तो भूमि क्या है, भुरभुरी होती है, और भुरभुरी होने के कारण उसकी जो जल शोषण क्षमता होती है वो क्या होती है, वो भी बढ़ती है ना। और उसी से ही क्या होता है, जल धारण क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है खरपतवारों को नष्ट करना। जब हम हल के माध्यम से जुताई करते हैं भूमि में, तो खरपतवार के जड़ हों या उनके बीज हों, वो क्या होते हैं, हल पड़ने के कारण वो क्या होते हैं, भूमि से ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो भूमि से ऊपर आने के कारण, धूप आदि पड़ने के कारण वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट है भूमि में वायु का संचार बढ़ाना, यानी कि जुताई होने के कारण क्या होता है, ठोस मृदा जो है वो ढीली पड़ती जाती है, और मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उसमें सॉइल में एरेशन क्या होगा, वायु का संचार क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है मृदा संरचना में सुधार करना। जब हम ठोस मृदा में जुताई करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी ऊपर उठने के कारण, भुरभुरी होने के कारण उसमें क्या होता है, संरचना का भी सुधार होता है ना। उसकी संरचना जो है वो सुधरते जाती है। तो जुताई आपको करनी है, लेकिन आपको एक लेवल तक ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जुताई कर रहे हैं और वो जो मिट्टी है इतनी लाइट हो गई जितने की इरोजन के लिए है ना। अगर मिट्टी ज़्यादा लाइट हो जाएगी तो सॉइल का इरोजन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सॉइल में प्लाविंग उतना ही करना है जितना की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है हानिकारक रोगों एवं कीटों की रोकथाम करना। तो अक्सर ऐसा होता है कि मृदा में जो है हानिकारक कीट या फिर इंसेक्ट और डिसीज़ के जो भी पैथोजन होते हैं वो क्या रहते हैं, सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम जुताई करते हैं खेतों में तो क्या होता है, जुताई या कल्टीवेटर या रोटावेटर जो भी बोले आप, इन सब के क्रियाओं के करने के कारण क्या होता है, पैथोजन जो होते हैं या इंसेक्ट के जो भी लार्वा या प्यूपा होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं मिट्टी से। और मिट्टी से ऊपर आने के कारण क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा धूप पड़ने के कारण या फिर नेचुरल इनेमी के कारण क्या होते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो जुताई का एक उद्देश्य ये भी है कि हानिकारक रोग या फिर कीटों से रोकथाम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जैसे कि मिट्टी के कटाव को रोकना। मिट्टी के कटाव को आप ऐसे रोक सकते हैं कि जब मृदा ठोस होगी और पानी गिरेगा तो मृदा ठोस होने के कारण पानी अंदर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, है ना। तो जब पानी अंदर नहीं जा पाएगा तो वो क्या होगा, बाहर की ओर मूवमेंट करेगा, है ना, खेतों से बाहर जाने के लिए कोशिश करेगा। और वो जब पानी खेतों से बाहर जाएगा तो वो क्या करेगा, मिट्टी की ऊपरी परत को भी अपने साथ लेते चले जाएगा, है ना, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, शीट इरोजन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इरोजन का सबसे मोस्ट डेंजर फॉर्म है ना। इसमें क्या होता है, किसान जो है सामान्यतः ध्यान नहीं देता और मिट्टी की ऊपरी परत जिसको हम सबसे उपजाऊ परत मानते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे पानी के साथ घुलकर चली जाती है ना। तो एक बार जब आपकी उपजाऊ मिट्टी जो है बह के एक बार पानी के साथ चली गई तो उस ऊपरी लेयर को कवर करने के लिए आपको कई साल वेट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप प्लाविंग करके या जुताई करके उस चीज़ को पहले से ही सुधार लें, है ना। तो मिट्टी का कटाव हम कैसे रोक सकते हैं, जब हम जुताई करते हैं मिट्टी में तो जो सॉलिड सॉइल थी यानी कि ठोस मृदा जो थी, कॉम्पैक्ट जो चिपकी हुई थी, है ना, मिट्टी क्या रहती है, आपस में चिपकी हुई रहती है। जब हम जुताई करते हैं तो मिट्टी की जो कड़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। तो दूर दूर होने के कारण वो धीरे धीरे भुरभुरी होती है और जब भी पानी गिरेगा
तो क्या होगा, पानी जो है भूमि के नीचे चले जाएगा, और भूमि के नीचे चले जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पानी सोख लेगा, है ना। तो इस प्रकार से मिट्टी जो है खेत के बाहर नहीं जा पाएगी। तो एक प्रकार ये भी है कि आप मिट्टी का कटाव भी रोक सकते हैं, तो उद्देश्य में एक ये भी आएगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जल धारण क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, जिसको मैंने बताया। एक और क्या है, भूमि में वायु का संचार बढ़ा सकते हैं और मृदा संरचना में सुधार कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर रहेगा? ओके। इसके बाद देखते हैं भू परिष्करण के प्रकार कौन कौन से हैं। आपने हमेशा पढ़ा होगा भू परिष्करण के कितने प्रकार हैं, है ना। आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसके 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आपके मन में छोटा सा डाउट होगा कि हिंदी वाली बुक्स में तो हमेशा आपको मिलेगा कि बुआई से पहले जितनी क्रियाएं की जाती हैं वो किस में आती हैं, प्राथमिक भू परिष्करण में आती हैं। आज आपका डाउट क्लियर करते हैं। देखिए, प्राथमिक भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण की परिभाषा हम क्या देखते हैं कि बुआई तक या बुआई से पहले, है ना, बीज की बुआई बोने तक जब तक जो क्रियाएं हम करते हैं, जो भी कृषि क्रियाएं करते हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, प्राथमिक भू परिष्करण यानी कि प्राइमरी टिलेज के अंदर आती हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आप बीज की बुआई करने से पहले फील्ड में कल्टीवेटर चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं सर। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि आपको उस मिट्टी को तैयार करना है, किसके लिए, बीजों की बुआई करने के लिए। तो लेकिन एक चीज़ ये भी तो है कि कल्टीवेटर जो है वो किसका पार्ट है, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट का पार्ट है। तो आप उसको फिर पहले यूज़ क्यों कर रहे हैं, है ना। और अगर आप पहले यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो प्राइमरी टिलेज में कैसे आया, है ना। तो प्राथमिक भू परिष्करण की परिभाषा तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। लेकिन हम परिभाषा क्या पढ़ते हैं, बीज की बुआई बोने तक या बीज की बुआई बोने से पूर्व हम जितनी भी कृषि क्रियाएं करते हैं वो किस में आता है, प्राथमिक भू परिष्करण में आता है। लेकिन आपको याद रखना है इन चीज़ों को कि जो आप कल्टीवेटर चलाते हैं, है ना, या पाटा चलाते हैं, तो पाटा चलाना या कल्टीवेटर चलाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब किस में आती हैं, यस एग्जैक्ट किस में आती हैं, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में या फिर द्वितीय भू परिष्करण यंत्र में आती है। तो आपको इन डाउट्स को क्लियर कर लेना है ना, और एक जगह इनको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि कल्टीवेटर जो है किसका पार्ट है, द्वितीय भू परिष्करण का पार्ट है। लेकिन उसको प्राइमरी भू परिष्करण के समय भी यूज़ किया जाता है, ताकि मृदा को, मिट्टी को आप तैयार कर सको, किसके लिए, फसलों के उत्पादन के लिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक भू परिष्करण में बीज बोने तक की सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी, प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि जुताई करना, खाद एवं उर्वरकों को मिलाना, है ना। तो जब आप मिट्टी में खाद एवं उर्वरकों को मिलाते हैं, साथ ही साथ जुताई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आएंगी, प्राथमिक भू परिष्करण में आएंगी। हाँ, इसमें सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स यानी कि द्वितीय भू परिष्करण यंत्र जो हैं उनका जरूर उपयोग किया जाता है, जैसे कि कल्टीवेटर या फिर पाटा वगैरह का, है ना। लेकिन प्राथमिक भू परिष्करण क्या कहलाएगा, बीज बोने तक की जो क्रियाएं हैं, जिसमें मैं आपको क्या क्या लिखाया हूँ, सभी चीज़ें नहीं लिखाया ना। इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, जुताई करना, खाद एवं उर्वरकों को मिलाना, किस में मिलाएंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, जिनसे कि पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व मिल सके, है ना। तो प्राथमिक भू परिष्करण यहाँ तक याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय भू परिष्करण। द्वितीय भू परिष्करण में आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आएंगी, बीज के बुआई के बाद, यानी कि बीज की बुआई के बाद बोलने का मतलब क्या हुआ, बीज जब आप बो देंगे और बुआई होने के बाद जब बीजों में अंकुरण हो जाएगा, है ना, यानी कि जब जर्मिनेशन हो जाएगा, तो
उसके बाद जो आप जो क्रियाएं करेंगे वो किस में आएगा? द्वितीयक भूपरिष्करण में आएगा। इसमें लिखा हुआ है खेत में बीज के अंकुरण के बाद, है ना, खेत में बीजों के अंकुरण के बाद फसल की कटाई तक, इसको याद रखेंगे, फसल की कटाई तक जो भी आप कृषि क्रियाएं करेंगे वो किस में आएगा? द्वितीयक भूपरिष्करण में आएगा। इसको एक चीज़ आप और समझ सकते हो, क्योंकि बीज जो है जर्मिनेट हो गया है ना, तो जर्मिनेशन होने के बाद क्या है, फसल जो है तैयार हो गए खेतों में, है ना, और फसल तैयार हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? खड़ी फसल, है ना। तो अब जब आप खड़ी फसल में कुछ भी कृषि क्रियाएं करेंगे तो वो किस में आएगा? द्वितीयक भूपरिष्करण में आएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखना है, जैसे कि निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई क्या होता है? खरपतवार को मैनेज करने के लिए, है ना, उनका प्रबंधन करने के लिए आप क्या करते हैं? बीच बीच में निराई गुड़ाई करते हैं। साथ ही साथ आलू, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं, आलू, गन्ना, इन सब में आप क्या करते हैं? मिट्टी चढ़ाने की क्रिया करते हैं। तो ये भी किसका पार्ट है? द्वितीयक भूपरिष्करण का पार्ट है। तीसरा, खड़ी फसल में, ये वर्ड ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है खड़ी फसल में क्या चलाना? कल्टीवेटर चलाना। देखिए आ गया कल्टीवेटर। मैंने आपको ये बताया कि कल्टीवेटर जो है आप प्राथमिक भूपरिष्करण में भी उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सीड बेड तैयार करना है ना, उस मिट्टी को तैयार करना है किसके लिए? फसल उत्पादन के लिए, बीजों की बुआई के लिए। लेकिन खड़ी फसल में भी कल्टीवेटर चलाया जाता है। तो ये कल्टीवेटर किसका पार्ट है? सेकेंडरी टिलेज का, यानी कि द्वितीयक भूपरिष्करण का पार्ट है। याद रहेगा आपको? ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है आधुनिक अवधारणा जिसको बोला जाता है। पहले क्या होता था? पहले के ज़माने में ये बोला जाता था कि जो जुताई हम कर रहे हैं वही खाद के रूप में है ना, यानी कि जो आप जुताई कर रहे हो वो पौधों के लिए खाद का काम करेगा। इसका बोलने का मतलब क्या है? इसका बोलने का ये मतलब है कि जब आप भूमि में जुताई करते हैं तो जुताई करने के कारण वो मिट्टी की अवस्था कैसी हो जाती है? पौधों की वृद्धि के लिए क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है ना। लेकिन आज के ज़माने में ये हो गया है कि अत्याधुनिक तकनीकों के आने के कारण, है ना, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स ऐसे आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो उनसे क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा प्लाविंग करने के कारण, टिलेज इम्प्लीमेंट्स का ज़्यादा यूज़ करने के कारण क्या हो रहा है? मिट्टी का धीरे धीरे इरोजन होना स्टार्ट हो गया है ना। मृदा क्षरण या मृदा कटाव जिसको आप बोलते हैं वो होना स्टार्ट हो गया है। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, साथ ही साथ उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए क्या हो रहा है? अब जो है जुताई को उतना ही करना है जितने की ज़रूरत है। तो इसी को आजकल आधुनिक अवधारणा के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो है सबसे पहला वो आता है ज़ीरो टिलेज। ज़ीरो टिलेज क्या होता है? जिसमें आपको शून्य भूपरिष्करण भी बोलते हैं इसको, है ना। ज़ीरो टिलेज में आपको जुताई बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें क्या करते हैं कि केवल फसल की कटाई के बाद, कटाई के बाद आपको क्या करना है? भूमि को केवल जहाँ पे आपको बीजों को बोना है वहाँ पे आपको मिट्टी को केवल साफ करना है और वहाँ पे आप बीज डालेंगे और उसको वापस से ढक देना है। तब वो क्या कहलाता है? जीरो टिलेज कहलाता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जीरो टिलेज शब्द जो है वो किन्होंने दिया था? अच्छा, टिलेज शब्द किन्होंने दिया था और जीरो टिलेज शब्द किन्होंने दिया था? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, टिलेज और जीरो टिलेज। टिलेज शब्द जो है वो पहले आया था और जीरो टिलेज शब्द जो है वो बाद में आया है ना। देखिए आपको टिलेज शब्द का भी बता देते हैं। प्रॉपर टिलेज शब्द जो है वो किन्होंने दिया था? ये दिया था जेथरो टूल ने दिया था, है ना, 1731 में। तो 1731 मतलब बहुत पहले दिया जा चुका है ना। टिलेज शब्द किन्होंने दिया? जेथरो टूल ने दिया। और कब दिया है? 1731 में। इसके अलावा जीरो टिलेज शब्द जो है वो किन्होंने दिया? ये दिया है जी.बी. ट्रिपलेट ने, जी.बी. ट्रिपलेट ने, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो टिलेज और टिलेज दोनों शब्द जो हैं
वो दो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। टिलेज शब्द किन्होंने दिया? जेथरो टूल ने दिया। इसी कारण इनको फादर ऑफ टिलेज भी बोला जाता है, फादर ऑफ टिलेज, यानी कि भू परिष्करण के जनक के नाम से किनको जाना जाता है? जेथरो टूल को जाना जाता है। जबकि जीरो टिलेज के जनक यानी कि शून्य भू परिष्करण के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? जीबी ट्रिपलेट को जाना जाता है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू।